हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है संवैधानिक शासन व्यवस्था तथा राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्रेंड। इस विषय में हमें क्या पढ़ना है, एमपीपीएससी का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया है संवैधानिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और लोक प्रशासन से संबंधित कुछ टॉपिक हमें इसमें दिए हुए हैं, ये हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, पद सोपान। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि पद सोपान क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इससे जुड़े विद्वानों का नाम क्या क्या है, इसके बाद फिर इसके लाभ क्या है, हानियाँ क्या हैं, ये हम इसमें सब पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि हम मेंस में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है, और हमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें अनावश्यक शब्दों का उपयोग करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, और कहाँ करना है। ठीक है, तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं हम पद सोपान को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे पद सोपान। पद सोपान क्या है, तो देखो जो पद सोपान शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद धन सोपान। तो पद का अर्थ तो पद हो गया, जिस पद पर आप कार्यरत हैं, और सोपान मतलब होता है सीढ़ी। तो पदों की एक सीढ़ी को कहा जाता है पद सोपान। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो पद सोपान होता है ये अंग्रेजी शब्द के हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है। मतलब ये कि जो पद सोपान शब्द है ये हिंदी शब्द है और इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, तो इसका इंग्लिश वर्ड है फ्रेंड हायरार्की। तो हायरार्की का ये हिंदी रूपांतरण है पद सोपान। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ फिर पद सोपान का, तो पद सोपान मतलब पदों की एक सीढ़ी है, अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर हम देखते हैं कि इसमें अधिकारियों या जो कार्मिक होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हायरार्की का अर्थ क्या हुआ, निम्नतर से उच्चतर का शासन। अब ये निम्नतर से उच्चतर का शासन का मतलब क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें ये ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे कुछ कर्मचारी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि निम्नतर से उच्चतर का ये शासन होता है। आ रहा समझ में, मतलब जो शासन करने वाले अधिकारी होते हैं वो निम्न स्तर से लेकर ऊपर तक रहते हैं। ध्यान रखना, अधिकारी किससे कहा जाएगा, तो जो क्लास 1 और क्लास 2 के कार्मिक होते हैं उन्हें अधिकारी कहा जाता है, और क्लास 3 और क्लास 4 के कार्मिकों को हम कर्मचारी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें निम्नतर से उच्चतर का ये शासन होता है, पद सोपान कहलाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, तो कुछ परिभाषाएं तो बहुत सारी फ्रेंड, तो हम सभी को याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनकी परिभाषा सरल भी है और आप उसको आसानी से याद भी रख सकते हैं और इसे आपको एग्जाम में लिखना भी है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा, तो परिभाषा एल डी वाइट के अनुसार, तो पद सोपान की परिभाषा एल डी वाइट के अनुसार क्या है, तो एल डी वाइट ने कहा है कि संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों के द्वारा उच्च और अधीनस्थों के संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही पद सोपान होता है। इनकी परिभाषा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो इनकी परिभाषा का मतलब हो जाता है कि कोई भी संगठन होता है, ठीक है, तो संगठन में पद सोपान होता ही है। मतलब जो निम्न स्तर होता है तो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो अधिकारी, इसमें अधिकारियों का ओहदा या फिर अधिकारियों का कद इसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो इसमें कर्मचारियों की संख्या घटेगी, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे तो इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि उच्च अधिकारी और जो अधीनस्थ होते हैं इनका सार्वभौमिक प्रयोग ही पद सोपान है। इसमें सब मिलकर कार्य करते हैं पद सोपान में। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मूने और रेले ने, ठीक है, इन्होंने मूने और रेले, तो ये दो विद्वान हैं लोक प्रशासन के, इनके नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो मूने ने और रेले ने दोनों ने मिलकर पद सोपान व्यवस्था को सीढ़ी प्रक्रिया कहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूने और रेले के अनुसार पद सोपान के बारे में परिभाषा लिखिए, तो आपको बताना होगा
ये लिखना पड़ेगा आपको कि मूने और रेले ने पद सोपान व्यवस्था को क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है सीढ़ी प्रक्रिया। तो इन्होंने सीढ़ी प्रक्रिया क्यों कहा है, तो जैसे हम देखते हैं कि सीढ़ी चढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो सीढ़ियाँ घटती जाती हैं। तो ऐसे अपन देखते हैं कि जब यहाँ से नीचे से निम्न स्तर से जब उच्च स्तर पर जाते हैं तो ऊपर जाने पर जो कर्मचारी होते हैं इनकी संख्या घटती जाती है, ठीक है। तो इन्होंने इसको सीढ़ी प्रक्रिया कहा है, दोनों ने मिलकर, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम चित्र यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये चित्र, तो ये चित्र कैसा है, ये पिरामिड नुमा चित्र है, ठीक है। तो इसमें ऊपर ये जो ए है, ये ए इसमें का अधिकारी बैठा हुआ है और इसके कुछ अधीनस्थ हैं। तो अधीनस्थ यहाँ पर जैसे ए का अधीनस्थ बी है, बी का अधीनस्थ सी है, फिर सी का अधीनस्थ डी है। ये सब एक के नीचे एक अधिकारी बैठे हुए हैं, कार्मिक बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इधर ये ए के नीचे या ए के अंडर में काम कर रहा है ई, फिर ई के अंडर में काम कर रहा है ये एफ, और एफ के अंडर में काम कर रहा है ये जी। आ रहा समझ फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि पद सोपान है कि एक्चुअल में हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसका अच्छे से अर्थ पता होना चाहिए। और जो लोक प्रशासन होता है तो लोक प्रशासन में आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बार समझ लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। तो ये पद सोपान क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है सीढ़ी प्रक्रिया होती है। तो सीढ़ी प्रक्रिया कैसे होती है या पदों का सोपान कैसे होता है, तो इसमें ऊपर एक अधिकारी होता है और उसके अधीन इसमें कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जिला कलेक्टर होते हैं, ठीक है। और जो जिला कलेक्टर होते हैं हमारे, तो उसके अंडर में, उनके अंडर में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। तो जिला लेवल पर अपन देखते हैं तो जिला लेवल पर सबसे उच्च अधिकारी कौन से होते हैं, कलेक्टर होते हैं। तो कलेक्टर के नियंत्रण में, या ये ए अधिकारी को हमने मान लिया कलेक्टर, ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इनके नीचे फिर ये बी काम करेगा, फिर बी के अंडर में सी काम करेगा, सी के अंडर में फिर डी काम करेगा, इधर ऐसे ही फिर इधर ए के अंडर में ई काम करेगा, फिर ये एफ काम करेगा, फिर ये जी काम करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे हम, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें कार्मिकों की संख्या बढ़ती जाती है, और नीचे आएंगे और कार्मिकों की संख्या बढ़ती जाती है। और यदि हम ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर से ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसमें कार्मिकों की संख्या घटती जाती है, ठीक है फ्रेंड। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो उदाहरण के लिए जैसे जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता है। फिर उसके नियंत्रण में कुछ अपने एडिशनल कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर के अंडर में फिर एसडीएम, फिर एसडीएम के नीचे आ जाएगा अपना ये तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार से फिर नायब तहसीलदार, और फिर ऐसे विभिन्न कार्मिक इसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इसमें कार्मिकों की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो कार्मिकों की संख्या घटती है। ये होता है पद सोपान, ठीक है। तो ये हुआ इसका फ्रेंड अर्थ और इसकी परिभाषा। तो जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना है। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा है कि पद सोपान का अर्थ लिखिए तो आपको अर्थ बताना है, और यदि पूछा कि पद सोपान की परिभाषा लिखिए तो आपको परिभाषा लिखना है। और उसने स्पेशलिस्ट अगर नाम दे दिया, स्पेशल रूप से अगर नाम दिया है कि एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान की परिभाषा लिखना है, तो आपको फिर यही लिखना है फ्रेंड, ठीक है। आप अपने तरफ से फिर कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए पद सोपान के प्रकार। तो पद सोपान के प्रकार कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 2 विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखना है, फिपनर और शेरवुड। इन 2 विद्वानों ने पद सोपान व्यवस्था को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया है, या इन्होंने प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो फिपनर ने और शेरवुड ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर पद सोपान व्यवस्था को कुछ रूप में प्रदर्शित किया है। तो किस किस आधार पर इन्होंने पद सोपान के प्रकार बताए हैं, तो पहला है कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कैसे, तो इसमें अपन देखते हैं कि जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इसमें सबके काम अलग अलग होते हैं। आ रहा समझ में, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। तो कार्य के आधार पर भी पद सोपान होता है। दूसरा प्रतिष्ठा के आधार पर, अब जो व्यक्ति या जो भी इसमें कार्मिक है, जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसमें जितनी योग्यता होगी, उसकी योग्यता के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा भी होती है, उसे सम्मान मिलता है। आ रहा समझ में। तो जैसे हम देखते हैं कि जिले के आधार पर जिले में हम देखते हैं, तो जिले के आधार पर अगर देखा जाए तो कलेक्टर का कार्य सबसे ज़्यादा भी है और उसकी प्रतिष्ठा भी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जिले की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, सारी जिम्मेदारी कलेक्टर पर ही होती है।
आ रहा समझ में? अगर जिले में कुछ गड़बड़ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर के पास कार्य भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होती है, उसका सम्मान भी ज़्यादा होता है। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन देखते हैं कार्य के आधार पर पद सोपान होता है, दूसरा प्रतिष्ठा के आधार पर पद सोपान होता है, फिर इसके बाद में कुशलता के आधार पर, तो जितने भी इसमें अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं सब दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य में कुशल हो जाता है, दक्ष हो जाता है। फिर इसके बाद में वेतन के आधार पर, तो वेतन के आधार पर अपन देखते हैं कि जैसे जो यहाँ पर जो नीचे अधिकारी हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन ने सबसे ऊपर एक अधिकारी बैठा दिया ए, और उसके बाद फिर जो नीचे अधिकारी होते हैं ये वाले, ठीक है, ये अब जो नीचे अधिकारी होगा तो इसका वेतन कम होगा, और जैसे जैसे ऊपर ये बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर फिर अधिकारियों की संख्या भी घटती जाती है और इनका वेतन बढ़ता जाता है। ध्यान रखना, ये पद सोपान किस प्रकार में होता है? ये पिरामिड नुमा में होता है। तो इसमें सबसे निचले स्तर पर कार्मिकों की संख्या ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो कार्मिकों की संख्या घटती जाती है। जो निचले स्तर पर होते हैं कार्मिक, इनकी सैलरी कम होती है, इनका वेतन कम होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन कार्मिकों की सैलरी भी बढ़ती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जिला कलेक्टर के बारे में अपन बात करते हैं, तो जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला स्तर पर कलेक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, और जो निम्न स्तर पर होते हैं कार्मिक लोग, इनकी सैलरी उनकी तुलना में बहुत कम होती है। तो ऐसे ही वेतन के आधार पर भी ये पद सोपान होता है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है फ्रेंड, तो इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें पद सोपान की विशेषता क्या है। तो जो पद सोपान होता है इसकी विशेषताएं क्या है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पद सोपान की विशेषताएं क्या है तो आपको विशेषता लिखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा कुछ और जा रहा है और स्टूडेंट आंसर कुछ और लिख कर आ गया, तो उसमें नंबर नहीं मिलता है। अगर उसने पूछा है कि पद सोपान की विशेषताएं तो आपको विशेषताएं लिखना है। उसने पूछा कि पद सोपान का अर्थ और परिभाषा, तो आपको पद सोपान के अर्थ और परिभाषा ही लिखना है, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर उसने पूछा कि पद सोपान के प्रकार, तो आपको प्रकार ही बताना है जो हमने अभी पहले आपको बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ विशेषता है पद सोपान की। तो पहली विशेषता देखिए कि पद सोपान आधारित संगठन एक पिरामिड नुमा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी सरकार के जितने भी कार्यालय होते हैं या जितने विभाग होते हैं, तो हर विभागों में एक उच्च अधिकारी होगा, फिर उसके अधीनस्थ होंगे कुछ। तो उसमें एक जो संरचना बनती है वो संरचना किस प्रकार की बन जाती है? ये पिरामिड नुमा संरचना उसमें बन जाती है। आ रहा समझ में? तो सबसे ऊपर एक अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे तो वैसे वैसे इसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, कार्मिकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी पहली विशेषता है। तो ये कैसा होता है पद सोपान? ये पिरामिड नुमा संगठन होता है फ्रेंड, जो पिरामिड का आकार इस प्रकार से होता है। इसके बाद फिर इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो सत्ता का प्रवाह मतलब इसमें आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और उत्तरदायित्व हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, याद रखना। मतलब हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, तो जिला लेवल पर कलेक्टर महोदय सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। अब उनके बाद फिर अपन देखते हैं कि उनके अधीनस्थ बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और अपने कलेक्टर महोदय अपने अधीनस्थों को जो भी कार्य सौंपेंगे तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? हमारे कलेक्टर के प्रति। तो फिर इसमें उत्तरदायित्व किधर से किधर होता है? उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर होता है। आ रहा समझ में? उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है और आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना, ये अपने को लिखना पड़ेगा मेंस में। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें निम्न स्तर पर कर्मचारी अधिक होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसमें कर्मचारियों की संख्या घटती जाती है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसमें निचले स्तर पर अधिकारी बहुत ज़्यादा होते हैं या कार्मिक ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कार्मिकों की संख्या इसमें घटती जाती है। आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व स्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब पद सोपान व्यवस्था रहती है हमारे सरकारी संगठनों में, सरकारी विभागों में, तो हर व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या कार्य करना है, ठीक है, और जो भी
उच्च अधिकारी होगा उसे पता है कि मुझे किस कर्मचारी को आदेश देना है। आ रहा समझ में? तो ये सब एक दूसरे को पता रहता है, तो इसलिए इसमें उत्तरदायित्व और नेतृत्व स्पष्ट होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्य उचित माध्यम के द्वारा होता है। अब इसमें प्रत्येक कार्य उचित माध्यम के द्वारा कैसे? तो उचित माध्यम को इंग्लिश में थ्रू प्रॉपर चैनल हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उच्च अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया है तो जो उसका अधीनस्थ है वही उसे जवाब देगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे प्रतिवेदन नीचे से ऊपर पहुँचाना है, तो नीचे से ऊपर प्रतिवेदन पहुँचाना है तो जो सबसे निम्न स्तर पर बैठा हुआ है यह अपने से उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन देगा, फिर ये वाला अधिकारी उससे ऊपर वाले को प्रतिवेदन देगा, फिर ये अधिकारी इससे ऊपर वाले को प्रतिवेदन देगा। तो ऐसे थ्रू प्रॉपर चैनल के तहत एक उचित माध्यम के द्वारा इसमें कार्य होता है। इसके बाद फिर इसमें आदेश की एकता का पालन होता है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। आदेश की एकता का पालन कैसे होता है फ्रेंड? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें आदेश देने वाला एक होता है, इसलिए इसको आदेश की एकता कहते हैं। तो आदेश की एकता कैसे? जैसे कलेक्टर आदेश देगा, तो कलेक्टर अगर आदेश देता है तो उनके अधीनस्थ जितने भी हैं उन सब को उस आदेश का पालन करना पड़ता है। इसे कहा जाता है आदेश की एकता। और इसमें आदेश देने वाला एक होता है, और जब आदेश देने वाला एक होगा तो जितने भी अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थ को पता है कि हमें आदेश कौन देगा, और जो उच्च अधिकारी बैठा हुआ है उसको पता है कि मेरे अधीनस्थ कौन कौन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आदेश की एकता का पालन होता है और उचित माध्यम के द्वारा कार्य होता है। ये पद सोपान की विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें पद सोपान व्यवस्था के लाभ। जिस पद सोपान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं इसके लाभ क्या है वो अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आदेश की एकता का समन्वय, तो आपको ध्यान रखना है इसके लाभ क्या क्या हैं। तो एग्जाम में अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पद सोपान व्यवस्था है इसके लाभ क्या हमारे भारत में, तो आपको लाभ यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो जो पद सोपान पद्धति के विभागों में हम देखते हैं तो एक व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया है और यह एक सार्वभौमिक संगठन के रूप में मान्यता भी प्राप्त कर चुका है। अब सार्वभौमिक संगठन का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में वही व्यवस्था होती है जो हमारे भारत में भी है, या हमारे भारत में जो व्यवस्था है विभागों की या सरकारी कार्यालयों की, सरकारी संगठनों की, यही व्यवस्था पूरे विश्व में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ लाभ हैं इस पद सोपान व्यवस्था के। तो कौन कौन से लाभ हैं? तो पहला लाभ ये है कि इसमें आदेश की एकता और समन्वय ये इससे होता है, ध्यान रखना। तो आदेश की एकता का पालन होता है। अब आदेश की एकता क्या है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो आदेश की एकता का सरल रूप आपको याद रखना है, सरल अर्थ आपको याद रखना है कि आदेश देने वाला एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता कहा जाता है। फिर इनमें समन्वय स्थापित आसानी से हो जाता है। अब समन्वय का मतलब क्या है फ्रेंड? तो समन्वय का मतलब होता है तालमेल या प्रयत्नों की समकालिकता, ये समन्वय का अर्थ होता है। मतलब क्या है? सब साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये होता है समन्वय। ठीक है, इसके बाद में नेतृत्व की स्पष्टता होती है। अब ये नेतृत्व का मतलब क्या है? तो नेतृत्व का मतलब होता है कार्य करवाने का गुण। तो कलेक्टर में कार्य करवाने का गुण होता है कि नहीं? कलेक्टर पूरा काम खुद नहीं करता है, वो अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है। तो कलेक्टर नेतृत्व करता है, ठीक है, लीड करता है अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद में यह एकीकृत व्यवस्था होती है। आ रहा समझ में? एकीकृत व्यवस्था का मतलब इसमें उच्च अधिकारी होता है, फिर उसके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, यह एकीकृत व्यवस्था होती है। फिर सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। अब ये सत्ता का प्रत्यायोजन, तो सत्ता का मतलब क्या है? तो सत्ता को इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं, इसको प्राधिकार कहते हैं। तो इसमें जो आदेश देता है, ठीक है, अधिकारी, वह क्या होगा? सत्ता। और प्रत्यायोजन क्या होता है? तो समय समय पर क्या होता है कि कलेक्टर कुछ अपनी तरफ से अधिकार अपने अधीनस्थ को भी दे देता है, जिससे वह कलेक्टर की ओर से कार्य करता है। इसको कहते हैं प्रत्यायोजन। इसको इंग्लिश में डिलीगेशन कहा जाता है। तो प्रत्यायोजन का सीधा साफ अर्थ याद रखना कि जब कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ अधिकार और कुछ कार्य सौंप देता है तो उसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं। ये प्रत्यायोजन का अर्थ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर सकारात्मक उत्तरदायित्व होता है इसमें।
अब सकारात्मक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है, जब सबको पता है कि मेरा कार्य क्या है, ठीक है, मुझे किसे जवाब देना है, और फिर जो उच्च अधिकारी होता है उसे पता है कि मुझे किसे आदेश देना है, तो इसमें एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, तो सबको पता है, जैसे तहसीलदार है तो उसको पता है कि मेरा कार्य क्या है, एसडीएम है तो उसको पता है कि मेरा कार्य क्या है, इसके बाद नायब तहसीलदार है उसे पता है मुझे क्या काम करना है, सीटीओ है उससे पता है मुझे क्या काम करना है। तो इसमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिससे कार्यों में दोहराव नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती। इसके बाद में इससे संचार और कार्य व्यवस्थित होता है। संचार का मतलब क्या होता है, तो एक दूसरे को संदेश देते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होती। ठीक है, इसमें संचार व्यवस्थित बना रहता है और कार्य भी व्यवस्थित तरीके से होता है। आया समझ में फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो मूने हैं, तो लोक प्रशासन के काफ़ी प्रसिद्ध ये विद्वान हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा मूने ने, तो मूने ने पद सोपान के बारे में कहा है कि पद सोपान को संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत इन्होंने कहा है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए मूने ने पद सोपान को क्या कहा है, तो मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक या संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कहा है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। तो बहुत ही फेमस है, इनका स्टेटमेंट बार बार अपने से एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है पद सोपान की हानियाँ। तो जिस पद सोपान के बारे में हमने पढ़ा है, इनके लाभ पढ़े हैं, तो इसके कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो इसकी हानियाँ क्या है, इसके लॉस क्या है फ्रेंड पद सोपान के, तो पहला इसका लाभ, पहले इसकी हानियाँ देखिए कि इससे कार्यों में विलंब होता है। पहले इसकी हानि है किसकी, पद सोपान की। अब ये कैसे है, कार्यों में विलंब कैसे होगा, तो आप देखते हैं कि जब एक सरकारी संगठन पिरामिड नुमा होता है, ठीक है, ये ऐसे पिरामिड नुमा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे नीचे अपन देखते हैं कि इस प्रकार से इसमें ये इसकी संरचना होती है। तो सबसे ऊपर ये ए अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उसके बाद में ये बी, फिर ये सी, फिर डी और फिर ये ई, ये इसमें ऐसे एक के नीचे एक होते हैं ये सब। इसके बाद फिर यहाँ पर ये ए के बाद में इधर ये बी सी डी ई, फिर इधर एफ, फिर ये जी, फिर एच और फिर ये आई। ठीक है, ये सब इसमें इनकी संरचना होती है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे ये ई कोई कार्मिक है, अब इसे कोई प्रतिवेदन देना है, ठीक है, या कोई सूचना पहुँचाना है, तो ये डायरेक्ट ए अधिकारी के पास नहीं जा सकता प्रतिवेदन लेकर, न तो डायरेक्ट प्रतिवेदन ए अधिकारी को दे सकता है और न ही कोई सूचना डायरेक्ट ए अधिकारी को दे सकता है। तो फिर क्या होगा, तो जो ई है ये ई को पहले सूचित करना पड़ेगा किसको, डी को, फिर डी सूचित करेगा किसको, सी को, फिर सी सूचित करेगा किसको, बी को, फिर बी सूचित करेगा किसको, ए को। तो इसमें काम ऐसे थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से होता है, एक उचित माध्यम के द्वारा कार्य होता है, जिससे क्या होता है, कार्य में विलंब होता है, कार्य में अनावश्यक देरी होती है। ऐसे ही अगर ऊपर से जैसे यहाँ पर ये अधिकारी बैठा हुआ ए, अब ए अधिकारी को कोई आदेश देना है तो वो डायरेक्ट आई को आदेश नहीं देगा, वो पहले किसे देगा, एफ को, फिर एफ किसको, जी को, फिर जी किसको, एच को, फिर एच किसे, आई को। तो ये ऐसे आदेश भी ऊपर से नीचे एक थ्रो प्रॉपर चैनल के तहत ही आता है, उचित माध्यम के द्वारा ही आदेश ऊपर से नीचे आता है। इससे क्या होगा, फिर इससे कार्य में अनावश्यक विलंब होता है, कार्य में देरी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी सरकारी कार्य होते हैं उसमें देर क्यों लगती है, उसका कारण यही है। आ रहा समझ में, उसका भी कारण यही है, इसी कारण से देर होती है। अगर आपको जैसे कोई काम करना है, जैसे तहसील स्तर पर कोई काम करना है, तो पहले बाबू से मुलाकात होगी आपकी, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद वह नायब तहसीलदार के पास जाएगा, फिर नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पास जाता है आपका जो भी मामला है, ठीक है, फिर तहसीलदार उसको अपने स्तर पर समाप्त करता है या निपटाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो पद सोपान होता है इसमें ये विलंब होने का पहला कारण ये है। दूसरा क्या है, इसमें धन का अपव्यय होता है। अब धन का अपव्यय कैसे होता है फ्रेंड, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे जो निम्न स्तर पर, तो निम्न स्तर पर इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब जब कार्यों में विलंब होगा, कार्यों में देरी होगी, तो सीधी सी बात है धन का अपव्यय भी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर लचीलेपन का अभाव होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो लचीलेपन का अभाव का मतलब ये है
कि इसमें रूल टाइट होते हैं, नियम कानून कठोर होते हैं, जो नियम है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कितनी भी समस्या में उलझे हुए हो, आपको डायरेक्ट अधिकार नहीं है कि आप ए अधिकारी के पास चले जाएं। आ रहा समझ में? ये होता है लचीलापन। तो इसमें लचीलेपन का अभाव होता है, मतलब कोई भी अधिकारी चाहे कितनी भी समस्या में हो, ये डायरेक्ट इससे जाकर नहीं मिल सकता है। इसको कहते हैं लचीलेपन का अभाव। फिर इसके बाद में लाल फीताशाही होती है और यांत्रिकता और नौकरशाही की समस्या इसमें होती है। अब यांत्रिकता मतलब क्या है? तो यांत्रिकता मतलब ये है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम के तहत सबको कार्य करना है, इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। फिर इसके बाद नौकरशाही क्या है फ्रेंड? तो जो नौकरशाही शब्द होता है ये नौकरशाह से मिलकर बना हुआ है। ये जो नौकरशाही शब्द है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये नौकरशाह से मिलकर बना हुआ है। और जो नौकरशाह शब्द है ये नौकर से मिलकर बना है। ठीक है, तो जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब नौकर हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं ये सब नौकर हैं। फिर अब इन्हीं नौकर के मन में शाह की भाव आ जाए या शाह का भाव उत्पन्न हो जाता है, स्वामी का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नौकरशाह। और ऐसी एक व्यक्ति के अंदर सोच उत्पन्न हो गई है, ऐसे एक अवधारणा व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो गई है, ऐसे एक थिंकिंग उत्पन्न हो गई है, जिसे हम कहते हैं नौकरशाही। तो जितने भी अधिकारी होते हैं ये क्या है? ये सब जनता के नौकर हैं, लेकिन ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये सब अपने आप को स्वामी समझने लगे हैं। तो जब किसी भी अधिकारी के अंदर, किसी भी कार्मिक के अंदर जब ये भावना उत्पन्न हो जाती है, स्वामी की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वह कहलाता है नौकरशाह या नौकरशाही। ठीक है ना फ्रेंड? तो इसे आप लोग याद रखना। इसके बाद में जब यही नौकरशाही की भावना उत्पन्न हो जाती है अधिकारी के मन में, तो फिर वो अपने आप को जनता का सेवक नहीं, वह अपने आप को जनता का स्वामी समझने लगता है। जबकि जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, ये सब जनता के सेवक होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब ये नौकरशाही की भावना व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाती है, अधिकारी के मन में उत्पन्न हो जाती है, तो वो ठीक से काम नहीं करता, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। जैसे काम को टालना, समय पर काम को न करना, ये समस्याएं उसमें उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद फिर लाल फीताशाही का जन्म हो जाता है। लाल फीताशाही का मतलब भी होता है कार्यों में विलंब करना। अब कार्यों में विलंब कैसे, और यहाँ पर लाल फीताशाही का अर्थ कैसे क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लाल फीताशाही का मतलब होता है, ये अंग्रेजों के ज़माने का शब्द है ये। तो पुराने समय में, अंग्रेजों के ज़माने में क्या होता था कि अंग्रेजों को जिस फाइल पर काम नहीं करना है, वो लोग उस फाइल पर लाल धागा बांधकर रख देते थे। तो उससे ये होता था कि उनको उस फाइल पर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, लाल धागा बांध दिया और उसको रख दिया फाइल को, तो उनको ये पता होता था कि हमें इस फाइल पर कोई काम नहीं करना है, जिसको कहते थे लाल फीताशाही। लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में इसका अर्थ है कार्यों में अनावश्यक देरी करना, कार्यों में अनावश्यक विलंब करना। आ रहा समझ में? ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये होता है लाल फीताशाही। तो ये कई इसमें हानियाँ होती है पद सोपान से। अब इसके बाद में हम देखते हैं पद सोपान से विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, जो इस सिद्धांत की उपयोगिता को सीमित भी करते हैं। ठीक है, इससे फिर क्या होता है, जो कार्य होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि जो पद सोपान है, तो पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए लोक प्रशासन के कुछ विद्वानों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है, कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो कौन से विचार हैं किस व्यक्ति के, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इन दोषों को, पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए जो सबसे अधिक और सबसे अच्छा सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया था, वो था हेनरी फेयोल का सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल का सिद्धांत, इसको याद रखना, हमेशा एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेनरी फेयोल ने पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए एक अवधारणा दी थी, एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था गैंगप्लैंक। ठीक है, जो गैंगप्लैंक सिद्धांत है, इसमें क्या बोला इन्होंने, तो गैंगप्लैंक सिद्धांत है ये, सॉरी ये ब्लैंक नहीं है, प्लैंक है ना, गैंगप्लैंक ऐसा। तो जो गैंगप्लैंक सिद्धांत है ये क्या है, तो इसने ये कहा हेनरी फेयोल ने कि जैसे जो हमारा पद सोपान होता है पिरामिड नुमा होता है। तो इन्होंने कहा, हेनरी फेयोल ने, कि यदि कोई अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी को, ठीक है, इसको अगर सूचित कर दें और अपने समकक्ष किसी कर्मचारी से संपर्क इसे करना है तो वो कर सकता है। कैसे? इसने ये कहा हेनरी फेयोल ने
कि अगर कोई व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब इधर फिर हो जाता है ये ई और ये एफ और इधर ये हो जाता है जी। अब मान लीजिए कि जो सी है, ये सी अधिकारी को अपने समकक्ष अधिकारी से संपर्क करना है। अब सी को अगर संपर्क करना है तो पद सोपान के नियम के अनुसार कैसे संपर्क करेगा? तो पद सोपान के नियमों के अनुसार पहले वो बी को संपर्क करे, बी फिर ए को संपर्क करे, फिर ए करेगा ई को, फिर ई करेगा एफ को। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि इसमें तो बहुत समय होता है, तो फिर क्या करें? तो हेनरी फ्योल ने कहा कि यदि ये सी को संपर्क करना है अपने एफ या समकक्ष अधिकारी से, तो ये अपने ऊपर वाले अधिकारी को सूचित कर दे कि मैं इस एफ से संपर्क करना चाह रहा हूं, और ऊपर वाले बी अधिकारी से संपर्क करके यदि सी एफ से संपर्क करता है तो इसमें पद सोपान व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता। आ रहा समझ में? ये इसने कहा है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये हेनरी फ्योल ने कहा है, जिसे कहा जाता है गैंगप्लैंक सिद्धांत, या इसी को लेवल जंपिंग भी कहते हैं, लेवल जंपिंग या स्तर लांघना। तो इस प्रकार से अगर वह संपर्क करता है तो इसमें पद सोपान के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। ये इसने बोला है हेनरी फ्योल ने। इसकी थ्योरी को कहा जाता है गैंगप्लैंक का सिद्धांत या गैंगप्लैंक अवधारणा। क्लियर है सबको? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब हमने पद सोपान को पढ़ा है भी, इसमें हानियाँ भी है, लाभ भी है। फिर इसका निष्कर्ष क्या है फ्रेंड? तो इसका ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें, जैसे आप 11 नंबर के जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें 200 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है? तो ये आपसे 3 नंबर में पूछेगा या पूछ सकता है, फिर इसके बाद में 5 नंबर में पूछ सकता है और 11 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 3 नंबर में पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पद सोपान का अर्थ लिखना है, ठीक है, और इसकी परिभाषा लिखकर ख़त्म कर देना है। फिर इसके बाद में 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, जैसे पद सोपान का अर्थ बता दिया आपने। फिर इसके बाद में उसके लाभ और दोष, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद फिर निष्कर्ष अपने को 200 शब्द के उत्तर में लिखना होगा, ठीक है। जो 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उनका जब उत्तर लिखेंगे आप, तो उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और अब तो शब्द सीमा फिक्स है, ध्यान रखना। और जो आपकी कॉपी होगी, कॉपी में भी उतना ही स्पेस होगा 200 शब्द के लिए ही, तो आपको 90 तुल्य शब्दों में आंसर लिखना होगा। ज़्यादा इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखना है, आपको सटीक आंसर लिखना है। तो जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष का उपयोग आपको इस 200 शब्द के उत्तर में ही करना है, ठीक है। अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें निष्कर्ष लिखोगे तो फिर एक लाइन और वैसे बढ़ जाएगी। और निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। निष्कर्ष भी कितना होना चाहिए? आपका जो उत्तर है उसका 1/3 होना चाहिए, 1/3। आ रहा समझ में? हाँ, तो आपको इसमें ध्यान रखना, जैसे 200 शब्द का कोई उत्तर आपने लिखा है तो आपको 2 लाइन में आपका निष्कर्ष खत्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष नहीं लिखना। निष्कर्ष कभी भी बड़ा नहीं लिखना है, हमेशा छोटा ही लिखना है, ठीक है। तो 1/3 आपको निष्कर्ष लिखना होता है। अब इस पद सोपान का निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष ये है कि आदेश की एकता एवं उचित मार्ग के द्वारा कार्य पद सोपान व्यवस्था के 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसमें आदेश की एकता का पालन होता है और उचित मार्ग के द्वारा इसमें कार्य होता है। ये इसके 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसीलिए ये ऊपर जो दोष हैं, इसके बाद भी पद सोपान व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना, ये इसका निष्कर्ष हो जाता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी संगठन के सिद्धांतों पर ध्यान रखना। तो ये संगठन का सिद्धांत ही है फ्रेंड, पद सोपान है, आदेश की एकता है, ये हमारे संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा पद सोपान का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने आपको जैसा बताया है वैसे आपको 90 तुल्य शब्दों में पद सोपान पर लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा पद सोपान का टॉपिक समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।